तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्रकाश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश। तो प्रकाश का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? किसने बताया दोस्तों? प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया? मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने दिखाया दोस्तों? ग्रोमाल्डी ने। किसने? ग्रोमाल्डी ने। ग्रोमाल्डी ने क्या दिखाया दोस्तों? कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ठीक है। प्रकाश तरंग जो होते हैं अपवर्तन विवर्तन होता है। ठीक है, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि अभी यहाँ तक पढ़े ना, ग्रोमाल्डी ने प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने बताया था? ग्रोमाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने। किसने किया? आइंस्टीन ने। ठीक है। कौन सा सिद्धांत, ये जो है अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो कौन प्रकाश तरंग की पुष्टि करता है दोस्तों? व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध के कोर किनारे से जो प्रकाश मुड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तन। क्या? विवर्तन। किनारे से मुड़ना, विवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि किस घटना के आधार पर होती है? ध्रुवण। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि ध्रुवण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से जब प्रकाश आती है टकराकर वापस चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ओले रोमर ने कब पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो ओले रोमर ने कब पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 में। कब? 1676 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। रोमर ने क्या किया दोस्तों? प्रकाश का सर्वप्रथम क्या ज्ञात किया? सॉरी दोस्तों, प्रकाश का वेग ज्ञात किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, थोड़ा सा आवाज जरूर होगा, आप आवाज पर ध्यान न दें, बैकग्राउंड पर, मेरे आवाज पर ध्यान दें। ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें दोस्तों? निर्वात में। ठीक है। प्रकाश का निर्वात में वेग है। प्रकाश का निर्वात में वेग है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है और हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का कांच में चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का जल में वेग है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का तारपीन तेल में चाल है
0.04 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कॉमन क्या है सब में? 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड क्या है? कॉमन है। ये देखो, रॉक साल्ट में चाल और नायलॉन में चाल, प्रकाश का रॉक साल्ट में चाल और नायलॉन में चाल दोनों बराबर है। कितना? 1.96 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, क्या है इकाई? दूरी। क्या है? दूरी। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्या? 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। कितना दोस्तों? 1.28 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड केवल, और सूर्य का आने में 8 मिनट 19 सेकेंड। प्रकाश की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा? कोरोना, किरीट, जिसे क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। ठीक है। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण लगता है उसका अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। क्या? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अगर सूर्य ग्रहण पूछे तो सूर्य और पृथ्वी, अगर चंद्र ग्रहण पूछे तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य हो जाए। सॉरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य हो जाए। सूर्य ग्रहण सूर्य पृथ्वी, चंद्र ग्रहण चंद्र पृथ्वी, उसके बीच में सूर्य। ठीक है, याद रखना। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। कब होता है दोस्तों? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वास्तविक सूर्योदय है उसके कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ठीक है। क्या? अगर हम किसी छड़ी को पानी में डुबोएं, क्या करें? डुबोएं, तो वह क्या प्रतीत होगी? मुड़ी हुई, अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर सघन से विरल के माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। क्वेश्चन नंबर अगला, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या बनी रहती है? समान बनी रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब हीरे से कांच में प्रकाश प्रवेश करता है। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच ऐसा कांच है जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में जो इंद्रधनुष बनते हैं उसका क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन हो जाना।
दोस्तों आप लोगों ने बरसातों में देखा होगा क्या क्या देखा हुआ, इंद्रधनुष बनते हुए। तो उसका क्या होता है, उस क्यों होता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन होता है, उसके कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। मृग तृष्णा का उदाहरण है, अगला क्वेश्चन क्या है, मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चटका हुआ का चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। तो वायुमंडल में मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चटका हुआ कांच पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर पानी में कुछ इधर उधर हो रहा है तो अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में जो भी कुछ कह दे कि ऐसा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई दे रहा है तो उसको अपवर्तन कर देंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है, हालांकि हम समझ गए होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन अगला क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो हीरा चमकदार दिखाई क्यों देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष किसके कितने रंग दिखाता है? 7। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। सबसे अधिक किसमें प्रकाश की चाल होगी? जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में। ठीक है। सबसे अधिक जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। दोस्तों दो चीज हम आपको बता रहे हैं, क्या? अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। अपवर्तन एवं प्रकीर्णन क्या होता है? अपवर्तन किसी जल में कोई वस्तु किसी वस्तु में विकृति पैदा दिखाई दे, जैसे छड़ टेढ़ा दिखाई देना और सिक्के का ऊपरा उल्टा हुआ दिखाई देना, और क्या, मछली का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना। ये सब क्या होता है? जल में जो भी कुछ अपवर्तन होता है। और जो आकाश संबंधित हो, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? काला क्यों दिखाई देता है? और लाल क्यों प्रतीत होता है? नीला क्यों दिखाई देता है? ये सब किसका? प्रकीर्णन का। ये दो चीज याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के रूप में उसे दिखाई देता है, लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्या बोले हैं? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? लाल रंग का। ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। क्या? बैगनी रंग का। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसका सबसे कम क्या होता है? प्रकीर्णन होता है।
उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यहाँ परिक्षेपित या प्रकीर्णन दोनों एक ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर चालक किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल उभरा हुआ होता है जो बहुत लंबे दूरी का चित्र प्रदर्शित करता है शीशे में। ठीक है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और दांत जो क्या होता है, अवतल दर्पण, वो थोड़ा सा अंदर की ओर पेच का होता है और वो अपना किसी चीज का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। ठीक है, इसीलिए दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो दांत के डॉक्टर क्या होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयाकार अवतल दर्पण का। ठीक है। दाढ़ी बनाने में क्या बोले हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, वो भी एक दूसरे के समानांतर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर आपको अपना शरीर पूरा देखना है शीशे में तो आप अपनी ऊंचाई के आधे का शीशा लेंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अगर आप किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 90 अंश उसका समतल दर्पण का कोण करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 अंश पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो 2। कितनी? 2। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। क्या? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। तो दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश कोण आनत है के बीच खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5। 90 अंश पर 3, 60 अंश पर 5। याद रखना, समतल दर्पण को, दो समतल दर्पण को अगर 60 अंश पर रख दें तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे और 90 अंश पर रख देंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत। तो क्या बोला है? समानांतर। अगर दो जो समतल दर्पण है उसको समानांतर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। आगे क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को एकत्रित करता है। क्या? अभिसारी। अभिसारी। अभिसारी क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। अपसारी, अप मतलब फैला देना, अपसारी। अपसारी क्या करता है? किरणों को फैलाता है। तो अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित करता है, अभिसारी लेंस किरणों को फैला देता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब तथा उल्टा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक किस में नापा जाता है? डायोप्टर में। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जो धूप की चश्मे होती है उसका जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। एक उत्तल लेंस है, उसको पानी में डुबा दीजिए तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो प्रिज्म में जो प्रकाश का विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य द्वारा, अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत या सफेद। कैसा होता है? श्वेत या सफेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से प्रदर्शित करते हैं, गुजारते हैं, तो जो सबसे कम विचलन होता है किसका? लाल का। सबसे अधिक बैगनी का। ठीक है। क्वेश्चन अगला, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से? अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का। सबसे अधिक बैगनी का। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात आए जो उल्टा हो जाता है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम बैगनी का और सबसे अधिक लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु है, उसका रंग किसके कारण होता है? उसके कारण होता है जिसके कारण वह परावर्तित होता है। कौन सा प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब पार्ट 2 में आगे इसका प्रकाश का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी है पीडीएफ पढ़ाने के लिए इतना है, तो अगले क्लास में इसको पूरा कर देंगे। अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो जो है आपको लग रहा होगा नहीं वीडियो हमारे लिए लाभदायक है, तो आप चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लीजिए यार, क्या मतलब है। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।